हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा रखती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मेरे पिछले वीडियो को देखकर आपको कोई अंदेशा या कोई नई जानकारी मिली होगी जिससे आपको पढ़ाई में लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं, जो कि जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये जो चैप्टर है आपकी बुक में डाला गया है, अम्ल, क्षार, लवण, ये आगे भी काम आएगा। अभी आपको छोटे लेवल पे अम्ल, क्षार, लवण की एक सरसरी नज़र बताई जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। सॉरी गाइस, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, डेट क्या है आज? 11/6/2026। नहीं सॉरी 11/7/2026। तो दूसरे चैप्टर का नाम है हमारे अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लों की। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ऐसे ही क्षार है, वो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। आप बोलोगे कि मैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अम्ल लिटमस क्या होता है, कि लिटमस किस तरीके से लिटमस होता क्या है कि जो लाल को नीला कर रहा है, नीले को लाल कर रहा है। लिटमस एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है। लिटमस क्या होता है? एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है जिसको उपयोग में लिया जाता है, एक प्राकृतिक संसूचक है। और इसका कलर अम्ल या क्षार न होने पर, अम्ल या क्षार न होने पर इसका रंग बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब पता चलिए लिटमस क्या होता है। लिटमस एक प्राकृतिक संसूचक है जो अम्ल या क्षार को जानने में या फिर उन्हें पृथक करने के काम आता है। और लिटमस थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है। अम्ल या क्षार न होने की स्थिति में इसका रंग बैंगनी कलर का होता है। थैलोफाइटा समूह के कौन से? लीचेन समूह से। लीचेन
समूह से हमें यह है लिटमस पत्र प्राप्त होता है। अब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होते हैं। The difference between acid and base। ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। यहाँ पे हो गए गुण, और आप भी चाहो तो ऐसा चार्ट बना सकते हो। गुण तो सबसे पहला है स्वाद। स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पीएच मान, पीएच मान क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी। जो होता है ये 7 से कम, और ये है 7 से अधिक। लिटमस का प्रभाव, लिटमस का प्रभाव कैसा होता है। लिटमस को, ये लाल को नीले को लाल कर देते हैं, तो ये लाल को नीला, लाल को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन, जलीय विलयन H+ आयन को दर्शाता है, और OH- आयन को ये क्षार दर्शाता है। स्पर्श, स्पर्श क्या है, सामान्य पानी की तरह, पानी की तरह, और ये साबुन जैसा चिकना। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या देख रहे हैं, अम्ल और क्षार में अंतर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गुण लिखे कि स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल तो खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। पीएच मान क्या होता है क्या नहीं, ये आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसका 7 से कम होने पर वो पदार्थ अम्ल कहलाएगा, और वही पदार्थ 7 से अधिक होने पर क्षार कहलाएगा। लिटमस आप जानते ही हो क्या होता है। तो लिटमस का प्रभाव क्या होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, और क्षार क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। जलीय विलयन में H+ आयन के रूप में अम्ल को हम पहचानते हैं, और OH- आयन के रूप में हम क्षार को पहचानते हैं। स्पर्श कैसा होता है, स्पर्श इसका सामान्य पानी की तरह होता है, और इसका स्पर्श क्षार का साबुन के जैसा चिकना होता है। उदासीनीकरण, क्षार के प्रभाव को खत्म करते हैं। और ये अम्ल के प्रभाव के खत्म करते हैं। अम्ल के प्रभाव
को खत्म करते हैं। देखो क्षार होगा, अगर उसकी जगह क्षार का अम्ल है जहाँ पे और हम उसमें क्षार डालेंगे तो सीधी सी बात है कि वो अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा। जैसे कहीं पे माइनस है, अगर उसमें ऐड करेंगे तो माइनस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये अम्ल और क्षार हैं जो कि है माइनस और प्लस की जैसे होते हैं, यानी अम्ल और क्षार के प्रभाव को खत्म करते हैं, और ये जो क्षार है क्षार के प्रभाव को अम्ल के प्रभाव को खत्म करते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण H2SO4 डॉट HCl CH3OOH HNO3 NaOH KOH CaOH2 NH4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गए अम्ल के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फेट HCl, CH3OH HNO3 NaOH KOH CaOH2 NH4 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपको कैसा लगा तो राधे बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चाइना डिश को सिल्वर क्लोराइड भरकर धूप में रखा जाता है तो धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है, जैसे कि AgCl एल्यूमिनियम क्लोराइड के दो अणु। ये सॉलिड है, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। सूर्य के प्रकाश में (2AgS+Cl2) ये जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो वो सिल्वर को पृथक कर देती है, क्लोराइड पृथक हो जाते हैं और सिल्वर धातु बनता है जो दूसरा कलर का होता है, दूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर ऐसे ही 2Ag सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य का प्रकाश में रखते हैं हम, ये इसको सिल्वर बोल रहे हैं, ये ब्रोमाइड। ओके, सूर्य का प्रकाश में जब इसको रखा जाता है तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनाता है। ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटो श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि जब सिल्वर क्लोराइड यानी चाइना डिश में रखा जाता है
उससे जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हमें एल्यूमिनियम मिलता है, वो जो दूसरा रंग का होता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो हमें एल्यूमिनियम सिल्वर तो मिलता है और साथ में ब्रोमाइड अलग हो जाता है, तो इसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी कहा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से। ओके, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, लिख लिया हो तो ठीक है। अब ये देखते हैं अवक्षेप होता क्या है। अवक्षेप परखनली में श्वेत रंग का श्वेत रंग प्रकाश विद्यमान रहता है इसी अविलेय पदार्थ को अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट है एक्वस मीडियम में, प्लस बेरिलियम सल्फेट है एक्वस मीडियम में, बेरिलियम सल्फेट है सॉलिड मीडियम, 2Na सोडियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में। तो इसमें अवक्षेप क्या है? बेरिलियम सल्फेट एक अवक्षेप है, एक अवक्षेप है, ठीक है। इसे ही अवक्षेप कहते हैं। कि जैसे अवक्षेप का मतलब दही है, दही को भिगोते हैं तो उसमें घी निकल आता है, तो घी को भी हम अवक्षेप कहते हैं। जैसे तेल को घुमाते हैं तो तेल में से भी अवक्षेप निकलता है, मतलब एक्स्ट्रा जो अणु होते हैं, एक्स्ट्रा जो गंदगी होती है उसे अवक्षेप कहते हैं। और कभी कभी वही चीज़ हमारे काम आती है, जैसे घी हम खाते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। हम एक एक करके जो अम्ल और क्षार है उनकी एक एक करके अलग अलग रिएक्टेंट से अभिक्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार का क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाते हैं। जैसे जिंक प्लस 2HCl, जिंक क्लोराइड प्लस H हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। के साथ तो ये है जिंक। जिंक एक धातु है जिसकी अभिक्रिया HCl यानी अम्ल से करवाई जाती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ऐसे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है
तो हमें CO2 लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है और सोडियम कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट सोडियम की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है HCl, तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO2 प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिलता है NaHSO4 प्लस NaHSO4 और हाइड्रोजन गैस, ये हमें मिलता है CO2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बोनेट के साथ करवाई अम्ल की अभिक्रिया तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल मिला हमें। बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाई अम्ल के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। ऐसे ही, चलो ठीक है। क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH2 जिंक 2NaOH प्लस जिंक Na2 ZnO2 प्लस H2, ये हो गया सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH, ये एक क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया धातु से करवाते हैं, क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट हमें प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो इसमें धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड हो गए जैसे CaOHCl
अभिक्रिया करवाते हैं कैल्शियम की इससे। तो कैल्शियम की नहीं, हम जिंक धातु ऑक्साइड AgOH की अभिक्रिया इससे करवाते हैं। तो लवण AgCl प्लस H2O, लवण और जल हमें मिलता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड के अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। ऐसे ही है विद्युत का चालन। विद्युत का चालन कैसे कर सकते हैं? ये जो अम्ल होता है उसमें अम्ल H प्लस आयन की अधिकता होती है और क्षार होता है उसमें OH आयन की अधिकता होती है। तो इसको हम सही से समझते हैं कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन कैसे करते हैं। जब विलयन में अम्ल आयनों में टूट जाते हैं तो इन मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय घोल विद्युत सुचालक होता है। जैसे कोई भी विलयन है तो इसमें हम HCl डालेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाते हैं। तो इन आयनों की वजह से ही विद्युत का चालन होता है। इस तरीके से विद्युत का चालन होता है। HCl ना लेके हम SO4 ले सकते हैं, SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं और भी बहुत सारे अम्ल हम ले सकते हैं। तो H2SO4 लेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा इस तरीके से, और ये आयन इधर से उधर मूव करेंगे। और जो एनोड है इस पे, एनोड पर तो H प्लस आयन, H माइनस आयन आ जाएंगे और कैथोड पर OH माइनस आयन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये विद्युत का जलित बल्ब, विद्युत का चालन होता है। एक मिनट गाइस। परख नली A।
अच्छा, तो ये दो रिएक्शंस हैं। सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब HCl से होती है तो सोडियम क्लोराइड H2O और CO2 गैस हमें मिलती है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl से करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड H2OH और CO2 हमें मिलता है। तो ये सारी अभिक्रिया क्रियाकलाप में चित्र सहित दर्शाई गई है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ें और एक बार समझने की कोशिश करें। उपस्थित CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, तो ये है CaOH2 एक्वस प्लस CO गैस CaCO3 सॉलिड H2O। ये है चूने का पानी। तो चूने का पानी ACA कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जल हमें प्राप्त होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अत्यधिक मात्रा में क्या रिएक्शन मिलती है? अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमें CaCO3 प्लस H2O लिक्विड Ca2 गैस CaH CO3 2 एक्वस जल में क्रियाशील। उपस्थित पहले तो CO2 से करवाई तो उसमें हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। फिर हमने अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट में जल मिलाया तो हमें और कैल्शियम मिलाया अत्यधिक मात्रा में
कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 मिलाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO3 एक्वस विलियन हमें प्राप्त होता है। चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम चलो हम कल पढ़ेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे कल। इस चैप्टर को पूरा कर कल ये चैप्टर कल पूरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक यू रेगुलर इसी तरह बने रहने के लिए। धन्यवाद।